एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में बच्चों हम लोग रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग आज के इस टॉपिक में पूरा फिनिश करेंगे। उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों हम लोगों का जो टॉपिक है आज का, वो जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा विज्ञान कक्षा 10 का शुरू होने वाला है। और कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा टॉपिक रहेगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण जो भी होंगे उनका अध्ययन करेंगे। मेरा जो पाठ का हमारा सारांश रहेगा इस चैप्टर का वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें बच्चों दिया गया है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, माचिस की तीली का जलना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सभी जो परिवर्तन होते हैं ये सभी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ में होता है तो उसमें गंध आती है, या उसका रंग परिवर्तन होता है, या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, या उससे कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है जो पहले नहीं होता है। जैसे बच्चों हम लोगों ने H2 और प्लस Cl2 को जोड़ दिया तो इससे बच्चों हम लोगों को मिलेगा 2HCl। तो जो 2HCl प्राप्त हुआ है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलने से 2HCl प्राप्त हुआ, हाइड्रोक्लोरिक गैस जो इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला बच्चों जो हम टॉपिक है उसमें यह दिया गया है, जो हम लोग आगे करेंगे तो उसमें हम लोगों को ये दिया गया रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों दिया गया है अभिकारक क्या होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे अभिकारक की। तो अभिकारक बच्चों वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाता है। अब इसके विषय में हम आपको बच्चों बता दें कि परिवर्तन क्या होता है, वो आपको समझाते हैं। तो उत्पाद की यदि हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में बहुत अंतर होता है। जब भी हम लोग कोई अभिकारक लेते हैं तो अभिकारक से ही हम लोग उत्पाद बनाते हैं। तो वो उत्पाद हमारा क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने लिखा है Na प्लस Cl2, एरो का निशान 2NaCl। तो बच्चों Na और Cl जो हमारे हैं ये हमारे हैं अभिकारक, और जो NaCl प्राप्त हुआ है ये है उत्पाद। उत्पाद का मतलब बच्चों ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हम लोग बनाते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। एक बात ध्यान दें, इसमें लिखा गया है उत्पाद में अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हमारे उत्पाद बनते हैं या जो भी पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, अभिकारक अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ करता है और उस अभिक्रिया के उपरांत जो भी हम लोगों को यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को उत्पाद कहते हैं। छोटी सी रिएक्शन जैसे आपको दे दिया जाए 2KCl3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इससे 2KCl और प्लस 3O2 प्राप्त होता है। तो ये दोनों जो हमारे प्राप्त हुए हैं इन्हें हम लोग कहेंगे उत्पाद, और जो ये प्राप्त हुआ है ये हमारा है अभिकारक। तो आप समझ में होंगे अभिकारक के परिवर्तन में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। और ये पूरी जो क्रिया हो रही है
इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। हमारा शब्द समीकरण क्या होता है? शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग जो बीच में समीकरण लगाते हैं, जैसे मान लीजिए H2 लिखा है, I2 दिया गया है और हम लोग 2HI कह रहे हैं, तो इसको हम लोग शब्द समीकरण बोलेंगे। आगे बच्चों दिया गया तीर का निशान उत्पाद की ओर होता है। हमेशा बच्चों ये निशान जो होगा किसके होगा, उत्पाद की ओर। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे उत्पाद से अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद बनता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग रिवर्स व्हील का निशान लगाते हैं। जैसे यही रिएक्शन दी गई है, तो H2 और I2 के मध्य हम लोग रिवर्स का निशान लगा लेंगे, रिवर्स व्हील का, यानी उत्प्रेरियता का। इसके मतलब इससे ये बना लेंगे और इनसे ये बना लेंगे, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों दिया गया है, लगाकर उन्हें बताए बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखते हैं। कहने मतलब जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, जो उत्पाद बनता है उनके बीच में भी प्लस का निशान हम लोग लगाते हैं। प्लस का निशान लगाने के बाद ही हम लोग उसे पूरा करते हैं। अब हम लोग अगली रिएक्शन करने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अभिकारक और उत्पाद हमारे रिएक्शन में क्या होते हैं। आगे अगर बात किया बच्चों, तो उसमें यह दिया गया है कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं और रासायनिक समीकरणों को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे सोडियम को Na लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखा गया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग संक्षेप में क्या लिखेंगे, NaCl। और इसके साथ अगर मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट जुड़ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, तो हम लोग इसको लिखेंगे AgNO3। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में मिल करके हमारे अभिकारक कहलाएंगे। ये क्या बच्चों हैं, अभिकारक। अब जब इनसे उत्पाद बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उत्पाद में हम लोग इनको अलग अलग कर लेंगे। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा NaNO3 और प्लस AgCl। इस तरह से लिख देंगे। वही क्रम इधर है कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड को उसके सूत्र द्वारा लिखा, सिल्वर नाइट्रेट को उसके सूत्र द्वारा लिखा। इसी प्रकार से ये सोडियम नाइट्रेट है और ये सिल्वर क्लोराइड है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे शब्द दिए हुए होते हैं उनकी जगह पर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं और रासायनिक समीकरण को अधिक अच्छा लिखने के लिए हम लोग उनके स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे सोडियम को हम लोगों ने Na लिख दिया, पोटेशियम होता तो हम लोग K लिखते, लिथियम होता तो Li लिखते। इस तरह से छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं जो भी हमें रासायनिक समीकरण दी जाती है। तो जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम लोग H2O, अगर H2O लेते हैं और H2O को हम लोगों ने गैस अवस्था से H2O द्रव अवस्था में बदल दिया, द्रव से हम लोगों ने ठोस अवस्था में बदल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा, आयतन परिवर्तन नहीं आएगा। अगर 1 लीटर यहाँ है तो यहाँ भी 1 लीटर होगा और यहाँ भी 1 लीटर होगा।
तो द्रव्यमान सूत्र के नियम अनुसार किसी भी द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे कह रहा है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। वही मैं आपसे बता रहा हूं कि हम लोग जितना उत्पाद लेंगे उतना ही हमारा अभिकारक बनेगा, ना उससे ज्यादा बनेगा ना उससे कम बनेगा। जितना आप लेंगे उतना ही प्राप्त होगा। जैसे आपने H2 और Br2 ले लिया, दोनों की मात्रा एक एक ले ली, तो जब ये प्राप्त होगा बच्चों तो हम लोगों को 2HBr प्राप्त होगा। कहने का मतलब जितना हम ले रहे हैं उतना ही हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। यहाँ भी कंफ्यूजन की बात ये रहेगी कि हम लोग द्रव्य की बात कर रहे हैं, द्रव्य की नहीं कर रहे हैं। द्रव्य की एक अवस्था होती है द्रव्य, तो इस द्रव्य की बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हम लोग दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अब इस विषय में बच्चों को बता दें, जैसे किसी रासायनिक क्रिया में जैसे यहाँ पर ले लिया गया है N2 और 3H2, एरो के बाद बच्चों हम लोग बना 2NH3, यानी अमोनिया बनी। तो हमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर मिलनी चाहिए इस नियम के अनुसार। इसमें कह रहा है कि रासायनिक क्रिया के पहले और रासायनिक क्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी जितने परमाणु आप किसी तत्व के पहले लेंगे उतने ही हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं होगी। देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन के कितने परमाणु बच्चों हैं? 2। तो नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 गुणे 2 करेंगे तो बच्चों हम लोगों को मिलेगा 6। अब एरो के बाद देखते हैं नाइट के परमाणु कितने हैं? 2। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो गुणे 2 बराबर 6। तो आप देखेंगे 6 हाइड्रोजन इधर हैं, 6 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 नाइट्रोजन इधर हैं और 2 इधर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके मतलब ये नियम हमारा रासायनिक क्रिया में फॉलो होता है। अगला दिया गया बच्चों, कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि के उपयोग से संतुलित किया जा सकता है, ये भी बता दूं। कंकाली अभिक्रिया बच्चों क्या होती हैं? कंकाली अभिक्रियाएं वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अभिकारक उत्पादों की संख्या को बैलेंस नहीं करती हैं। जैसे अगर कोई भी रिएक्शन आपको दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल CaCO3 के साथ आपने HNO3 जोड़ दिया। अब एरो के बाद आपने लिख दिया CaNO3 का होल ट्वाइस और साथ ही साथ आपने लिख दिया H2O और CO2, इससे लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ NO3 की संख्या 2 है, यहाँ HNO3 की संख्या 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ 1 है। तो रासायनिक अभिक्रिया ये बैलेंस नहीं है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण या कंकाली अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित नहीं होती है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसमें हमें बैलेंस करना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल नियम के अनुसार। तो यहाँ देखते हैं इसकी संख्या 2 है। जब संख्या इसमें 2 है तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें 2 का गुणा करके उसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग 2 का गुणा कर लेंगे। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड की ओर। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यानी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन 3 और 3 6 हैं, 6 और 3 दूनी 6 और 3 9 है,
इधर कितने हो गए 6 और 3 9, यानी अब ये रिएक्शन हमारी कैसी है, वैलेंस है। तो हिट एंड ट्रायल विधि को हम अलग से स्पष्ट कर देंगे, फिलहाल इस नियम को समझते हैं। कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से उपयोग करके संबंधित किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको करके भी आपको बताया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले नियम में आते हैं। तो अगला नियम बच्चों हम लोगों को दिया गया है वो ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो उसके लिए हम आपको बच्चों बता दें, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र और उनकी अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस के साथ लिखे होते हैं। जो भी हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं या तो वो ठोस के रूप में लिखे होंगे, या ठोस द्रव में, या ठोस गैस में, या गैस गैस में, द्रव द्रव में, ठोस ठोस के साथ ऐसे लिखे जा सकते हैं। इनके अलावा आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जब आपको ऐसी कोई चीज दी जाए जो उत्प्रेरक का काम कर रही हो तो उसे हमेशा हम लोग तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दे दें, जैसे लिखा है N2 + 3H2, तो ये ऊपर हम लोग लिखेंगे Fe और ब्रैकेट में लिख देंगे MO और बनाएंगे 2NH3। तो जो एरो ऊपर लिखा जाता है ये हमारा उत्प्रेरक होता है और उसके साथ साथ वर्धक। जरूरी नहीं कि सब क्रियाओं में उत्प्रेरक वर्धक प्रयोग किए जाएं, लेकिन जिनमें भी प्रयोग किए जाएंगे उन्हें हम लोग इसी तरह से लिखे जाएंगे। तो ये हमारा उत्प्रेरक हो गया। अगर किसी क्रिया में प्रेशर है, जैसे 200 atm लिखा हो, तो उसे हम लोग एरो के निशान के नीचे या ऊपर लिखेंगे। ताप होगा तो उसे हम लोग जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 375 केल्विन, जैसे भी आपका टेम्परेचर दिया गया हो। टेम्परेचर हुआ, प्रेशर, उत्प्रेरक, इसको हमेशा ही रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर लिखेंगे, जैसे A और एरो का निशान B। तो यहाँ अगर टेम्परेचर है तो यहाँ लिख देंगे, प्रेशर है तो यहाँ लिख देंगे वायुमंडल। हमेशा ऐसी चीजों को कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर। एरो से पहले हम लोग यहाँ अभिकारक लिखेंगे और यहाँ उत्पाद लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। एरो के ऊपर वही चीज लिखी जाएगी जो उत्प्रेरक और अभिकारक होगा हमारा। कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में हम लोग करते क्या हैं, उन अभिक्रियाओं में हम लोग उत्प्रेरक को अभिक्रिया के साथ जोड़ लेते हैं। अब बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के प्रकार की बात की जाए बच्चों, तो अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं, उन पर ध्यान देते हैं। पहली अभिक्रिया हमारी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में दो पदार्थ जुड़ रहे हों, या दो अभिकारक जुड़ रहे हों, या दो यौगिक जुड़ रहे हों, उनके संयोजन से कोई एक प्राप्त हो रहा हो। जैसे H2 के साथ हम लोगों ने Br2 जोड़ दिया और हम लोगों को प्राप्त हुआ 2HBr। तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर कहता है दूसरी रिएक्शन में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में यह होता है कि एक ही पदार्थ एक से ज्यादा में वियोजित होता है और वो अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेता है। जैसे हम लोगों ने PCl5 लिया और इसका वियोजन किया, तो इसके वियोजन से हम लोगों को मिलेगा PCl3 और मिलेगा Cl2, इतना मिल जाएगा। जब हम लोग इसको दोबारा जोड़ेंगे तो PCl3 और Cl2 आपस में मिलकर के PCl5 बना देंगे। तो ऐसी क्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रियाओं की खास बात यह होती है कि इनमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त किया सकता है। अधिकांश जो हमारी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया
कहते हैं। अब अगली रिएक्शन की ओर आते हैं, विस्थापन क्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी दो प्रकार से हो सकती हैं, एकल विस्थापन क्रिया और द्विविस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया को हम लोग एकल विस्थापन क्रिया भी कह सकते हैं, एकल विस्थापन क्रिया। अब एकल विस्थापन क्रिया क्या है उसके विषय में बता दूं। जैसे दिया जाए हम लोगों को कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ यदि आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो बनेगा हाइड्रोजन सल्फेट और कॉपर बाहर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। ऐसी क्रिया को हम लोग एकल विस्थापन क्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन क्रिया में एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़े हुए उत्पाद को अलग कर देता है, अभिकारक को अलग कर देता है। दूसरा आता बच्चों है द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया में दो पदार्थ एक साथ भाग लेते हैं, जैसे AgNO3 के साथ हम लोगों ने KCl जोड़ दिया तो ये बनेगा AgCl और साथ साथ बनेगा KNO3। इस क्रिया में देख रहे हैं कि Ag जो हमारा दिया गया है, Ag और ये KNO3 के साथ जा रहा है, AgCl के साथ जा रहा है। इसके मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। जब किसी रासायनिक क्रिया में एक दूसरे को कोई भी अभिकारक पद का अणु रिप्लेस कर रहा हो या परमाणु रिप्लेस कर रहा हो तो ऐसी क्रिया को हम लोग द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। फिर आता है उपचयन या अपचयन क्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण रिएक्शन के विषय में बच्चों हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम आपको सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से संबंधित जो भी क्रियाएं होंगी उनको आपको बताएंगे। फिलहाल कुछ बता दें, जैसे किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण, यानी किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण मूलक का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन या धन मूलक हटता है तो भी वो ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरी ओर यदि किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो भी उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ +1 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में एक इकाई की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो किसी परमाणु, अब एक और डेफिनेशन है, किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे Cu दिया गया है, Cu से Cu डबल पॉजिटिव हो रहा है तो 0 से 2 हो रहा है, तब भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe डबल पॉजिटिव से Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, 2 से 3 हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन की 3 डिफिनेशन हो सकती हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो भी ऑक्सीकरण, किसी परमाणु अणु द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो भी ऑक्सीकरण। तो 3 प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन की स्थिति भी इसी प्रकार से 3 प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी क्रिया में यदि हमारा धनमूलक जुड़ रहा है या किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, जैसे हम लोगों ने Cu डबल पॉजिटिव लिया, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए, इधर हम लोगों ने बना लिया Cu, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 2 है, कितनी हो रही, 0। ऑक्सीकरण संख्या में कमी का सीधा मतलब होता है कि उसका हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीकरण संख्या में कमी मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो ऑक्सीडेशन। दूसरी ओर जैसे यहाँ लिखा है H2 और हम लोग इसके साथ जोड़ दें Cl2, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो 2 स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति यह है किसी परमाणु अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो 3 डिफिनेशन हम लोग इसकी क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दें बच्चों, जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एक रिवीजन के तहत पढ़ रहे हैं,
व्यवस्थित जब इनके टॉपिक होंगे तो वो अलग से होंगे। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने केवल रिवीजन टॉपिक लिए हुए हैं, जिससे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ संक्षेप में रिएक्शन दी गई हैं। ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएं। ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएं बच्चों क्या होती हैं? जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे N2 प्लस 3H2 एरो का निशान 2NH3, यहाँ लिख सकते हैं प्लस ऊष्मा, आप सीधे से लिख दें प्लस ऊष्मा। यदि ऊष्मा निकल रही है तो ये क्रिया हमारी कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। दूसरी अगर हम लोग कोई क्रिया लिख दें जैसे A प्लस बी एरो का निशान C प्लस डी, लिख दें माइनस ऊष्मा, तो इसके मतलब इस क्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जिस क्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा देनी पड़े उसे कहेंगे ऊष्मा शोषित क्रिया, और जिसमें ऊष्मा निकल रही हो तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय क्रिया। इतना ध्यान रखें बच्चों। फिर हम लोग पहले क्रिया पढ़ रहे हैं संयोजन क्रिया क्या होती है, इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लें। वही क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो भाग ले रहे हो या दो से ज्यादा ले रहे हो और एक उत्पाद बनाएं, जैसे C प्लस 2H2, इससे उत्पाद हमारा बनेगा CH4। तो इसमें देखो एक तो ये है और इसके परमाणु कितने भाग ले रहे हैं? 4। कुल मिलाकर के 5 परमाणु भाग ले रहे हैं और CH4 बना रहे हैं। तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन क्रिया। दूसरी ओर हम लोग लिख सकते हैं 2SO2 प्लस O2, तो इससे बनेगा हम लोगों का 2SO3। तो यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु 2 6 भाग ले रहे हैं, एक सल्फर का भाग ले रहा है, तो हमें SO3 प्राप्त हो रही है। तो ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें 2 विकारक भाग ले एक उत्पाद प्राप्त हो उसे हम लोग संयोजन क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे दिखाया भी गया है, जैसे C प्लस O2 के साथ CO2 ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ 2 लिए गए हैं और एक बन रहा है, तो इसके मतलब ये हमारा संयोजन क्रिया है। दूसरी हमारी H2 के साथ O2 जोड़ के H2O बनाया गया है, तो ये भी हमारी संयोजन क्रिया है। S के साथ O2 जोड़ा गया है, SO2 बन रहा है, तो ये भी हमारी संयोजन क्रिया है। तो संयोजन क्रियाएं वे सभी होती हैं जिनमें हम लोग एक अभिकारक लेते हैं, एक से अधिक अभिकारक लेकर के एक उत्पाद बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक, एक से तो ज़्यादा ही लेंगे जब भी हम लोग संयोजन करेंगे। ऐसी स्थिति में हमें संयोजन क्रिया प्राप्त होगी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन या अपघटन क्रिया। तो इसमें बच्चों ये आता है कि वे अपक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होता है या विघटित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक लेंगे और एक से ज्यादा उत्पाद बनाएंगे। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इससे हम लोग बना लेंगे 2KCl प्लस 3O2। ध्यान रहे यहाँ एक अभिकारक है, 2 उत्पाद बन रहे हैं। दूसरी ओर 2NH3, इससे हम लोग बना सकते हैं N2 प्लस 3H2। तो आप देख रहे हैं कि एक अभिकारक 2 उत्पाद। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग वियोजन या अपघटन क्रिया कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखें कि इस क्रिया को हम लोग वियोजन क्रिया नहीं कहेंगे। वियोजन क्रियाएं वही क्रियाएं होती हैं जिनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन पॉसिबल हों, दोनों बनाए जा सकते हों। उसके लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे H2 के साथ I2 जोड़ दें, H2 के साथ I2 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा 2HI। तो इसके मतलब इससे ये बना सकते हैं और इन दोनों से ये बनाया जा सकता है। तो ऐसी क्रिया को हम लोग वियोजन क्रिया कहते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग इस सेक्शन को और पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में कि ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का हास मतलब हानि, तो क्या कराएगा ऑक्सीकरण या अपचयन। सीधी सी बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो उपचयन कहलाएगा या ऑक्सीकरण कहलाएगा।
दूसरी ओर ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन हटे तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे तो ऑक्सीकरण। संक्षेप है ये। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इससे धातुओं की बनी वस्तुओं की बहुत अधिक क्षति होती है, जैसे लोहे में जंग लगना। सीधी सी बात है कि जब धातुएं वायुमंडल के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे वह स्वतः नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षार से बहुत सारा लोहा, प्रत्येक वस्तु लगभग 15% लोहा जितना उत्पादन होता है उसका जंग लगने के कारण बेकार हो जाता है। तो लोहे में जंग लगना और उसको बचाने के भी उपाय होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसी अन्य टॉपिक में। जैसे हम लोग पेंट कर लेते हैं, वार्निश कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, ये प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग संक्षारित वस्तुओं को रोका जा सकता है। जैसे चारकोल का पेंट कर देते हैं। अब बात आता है विकृत गंधिता क्या होती है? वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ, जो फैटी प्रोडक्ट होते हैं या तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जब लंबे समय तक उन्हें रख दिया जाता है तो उनका स्वाद जो होता है वो गंध में बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उनसे दुर्गंध आने लगती है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। हमारे भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि से भोजन का अपचयन तेजी से होने लगता है, जिससे विकृत गंधित हो जाता है। इसलिए चिप्स के पैक में ऑक्सीजन गैस निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ताकि जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो खराब ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों? संक्षारण और विकृत गंधिता उपचार क्रियाओं के प्रभाव के कारण होते हैं। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही कम समय में संक्षेप में वर्णन किया है। कल के जो टॉपिक में हम लोग आएंगे तो इस चैप्टर का कुछ जो हिस्सा होगा उसे भी पूरा करेंगे। आप हमें जरूर बताते रहें जो टॉपिक आपको समझ में ना आए। भी 2 से 3 दिन का समय है और हम लोग कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सेक्शन है उसे पूरा कंप्लीट किया जाए, ताकि आप आने वाली परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें जो पेपर आपका लगा हुआ है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।